आज की कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 का इतिहास से विषय का अध्ययन करेंगे। इसका पहला अध्याय ईंट, मनके और अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता है। इस अध्याय पर पीछे हमने 3 वीडियो बनाया। आज हम लोग आखिरी वीडियो बना रहे हैं। प्यारे बच्चों, पीछे जो हमने चर्चाएं की थी उनमें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, कालक्रम, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें नगर नियोजन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के संदर्भ में हमने बातें की थी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो चर्चाएं शुरू करेंगे उसका मुख्य बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता में तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। उन्होंने तकनीक के माध्यम से किन किन चीजों का निर्माण किया, तो बिंदुवार हम इन तकनीकों का क्रमशः अध्ययन करेंगे, जिसमें मोहर निर्माण तकनीक, ईंट निर्माण तकनीक, मृद भांड निर्माण तकनीक, मूर्ति निर्माण तकनीक, मनका निर्माण तकनीक और इसके अतिरिक्त हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग तकनीक के बारे में शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग मुहर निर्माण तकनीक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुहर जो था सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख था, जिसका महत्वपूर्ण योगदान था और इनका उपयोग जो है वह व्यापार कार्यों में किया जाता था। अब मुहरें कैसी कैसी पाई जाती थी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुहरें सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक प्रकार की पाई जाती थी। वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, अर्धवृत्त, वृत्ताकार यानी धनाभ, घनकार यानी ऐसा, घनाकार आदि निम्न प्रकार की मुहरें पाई जाती थी। और इन मुहरों में सबसे सर्वाधिक प्रचलित मुहर जो था वह वर्गाकार मुहर था। प्यारे बच्चों, ये मुहर लिखित और अलिखित दोनों प्रकार की पाई जाती थी। लिखित मुहरों में सबसे अधिक जो मुहरें पाई गई वह सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नगर से पाई गई। और बहुतायत में सबसे अधिक कुल मुहरों में जो मुहरें पाई गई, उन मुहरों में सबसे अधिक जो मुहरें थी वह मोहनजोदड़ो से पाई गई। तो प्यारे बच्चों, इन मुहरों का योगदान व्यापारिक कार्यों में होता था। अब ये मुहरें या तो वस्तुओं के साथ बांध दी जाती थी या तो वस्तुओं पर इन मुहरों का छाप लगा दिया जाता था, जिससे ये अनुमान लगता था कि ये वस्तु जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता की वस्तु है। तो इनका योगदान हमने देख लिया। प्यारे बच्चों, इन मुहरों का निर्माण किससे होता था इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इन मुहरों का निर्माण धातुओं से भी होता था और अधातु यानी बिना धातु के भी चीजों से होता था। धातुओं में तांबे के मुहर पाए गए हैं और सबसे अधिक जो प्रचलित मुहर निर्माण होता था वह सेल खड़ी के पत्थरों से होता था। सेल खड़ी पत्थरों से होता था। इसे घिया पत्थर भी कहते थे। प्यारे बच्चों, इसे अंग्रेजी में स्टेटाइट कहते थे। सेल खड़ी के पत्थर के मुहर सबसे अधिक सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होते हैं और इनके योगदान के बारे में भी हमने बातें कर ली। कुछ मुहरों पर छाप के अंकित जैसे हैं, जैसे एक मुहर पर एक
बाज का चित्र अंकित है जो अपने पैर में एक सांप को दबा करके उड़ रही है। एक मुहर पर गरुड़ का चित्र अंकित है और सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रचलित मुहर थी वह मुहर थी पशुपति शिव की मुहर। पशुपति शिव की मुहर जिसके बारे में हमने पीछे चर्चा की। यानी इस मुहर पर एक व्यक्ति मुद्रासन अवस्था में बैठा है, उसके दाहिने तरफ है हाथी और बाघ है, बाएं तरफ है गेंडा और भैंसा है और सामने दो चित्र जो है सामने दो हिरण का चित्र अंकित है। तो ये पशुपति शिव की मुहर सबसे अधिक प्रचलित थी। प्यारे बच्चों, इन मुहरों के निर्माण की तकनीक के बारे में देख लिया, जिनका इस्तेमाल जिनका उपयोग व्यापारिक कार्यों में होता रहा। अब बात करेंगे ईंट निर्माण तकनीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंट और कच्ची ईंट दोनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पक्की ईंट जो है पकाया जाता था आग के माध्यम से। जो भवन प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में वह पक्की ईंटों के बने हैं, जबकि जो चार दीवारियां पाई गई है वह कच्ची ईंटों के बने हैं। अब इन पक्की ईंटों के जो अनुपात थे वह 1 संबंधे 2 संबंधे 4, यानी 1 ऊंचाई 2 चौड़ाई और 4 लंबाई। 1 ऊंचाई 2 चौड़ाई और 4 लंबाई, ये अनुपात थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें बनी उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो सामान्यतः रूप में पाई गई वो 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई और 28 सेंटीमीटर लंबाई, ये अनुपात में ज्यादातर ईंटें प्राप्त हुई है। जो सबसे बड़ी बड़ी ईंटें पाई गई वह मोहनजोदड़ो से पाई गई। धौलावीरा से जो ईंटें पाई गई है उनका अनुपात 9 सेंटीमीटर ऊंचाई, 18 सेंटीमीटर चौड़ाई और 36 सेंटीमीटर लंबाई पाई गई। तो ये तो हमने ईंटों की साइज के बारे में बात कर लिया, क्योंकि ईंट आपके पाठ का नाम ही है। अब ये ईंटें हमने बात कर ली। अब इसके अलावा अनेक ईंटें कुछ जरूरत के लिए बनाई जाती थी, उनके बारे में देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक एल आकार की ईंटें बनाई जाती थी। ऐसी ईंटों को दीवार को 90 डिग्री 90 अंश के कोण पर घुमाने के लिए बनाई जाती थी, ताकि दीवार को आसानी से 90 डिग्री के एंगल पर घुमाया जा सके। तो एक प्रकार की ईंट ये पाई जाती थी। एक प्रकार की ईंट टी के आकार में पाई जाती थी। प्यारे बच्चों, सीढ़ियां बनाने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाने के लिए टी आकार की ईंटें पाई जाती थी। अब पिलर स्तंभ कैसे बनेंगे, खंभे कैसे बनेंगे, तो इसके लिए अर्धवृत्ताकार प्रकार की ईंटें पाई जाती थी। और दो अर्धवृत्ताकार को अगर जोड़ देते हैं तो गोल, देखिए गोल खंभा बन जाता है। तो 2 अर्धवृत्ताकार को जोड़ करके खंभे का निर्माण होता था। तो अलग अलग प्रकार की ईंटें पाई गई जो कच्ची और पक्की ईंटों के रूप में प्राप्त होती है। यहां हम देख लिया हमने 2। अगला देखते हैं मृदभांड निर्माण। मृदभांड का मतलब होता है बर्तन, और यह बर्तन जो बने थे वह ऐसा देखने से, बर्तन की संरचना देखने से अनुमान लगता है कि यह चाक पर बने थे और चाक को तेजी से घुमाया गया होगा, क्योंकि उसकी जो संरचना है ये बताती है कि तेजी से घूमते हुए चाक पर बने थे। और इन बर्तनों के गर्दन लंबे लंबे होते थे और इन बर्तनों को चाक पर से उतारने के लिए धारदार हथियार से काट करके अलग किया गया था। तो बर्तने बड़ी उत्तम किस्म की बर्तने थी सिंधु घाटी सभ्यता में, और पकी हुई बर्तने थी। इन बर्तनों के ऊपर ज्यामितीय त्रिभुज, चतुर्भुज, अनेक प्रकार की ज्यामितीय चित्र भी अंकित की गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मृदभांड निर्माण तकनीक थी बड़ी ही उत्तम किस्म की तकनीक थी, बड़ी ही खूबसूरत थी। और लंबे गर्दन वाली सुराहियां और उसमें छिद्र
और उसकी संरचना जो इतनी अच्छी थी, देख करके यह प्रतीत होता है कि मृदभांड निर्माण की तकनीकें बहुत अच्छी थी। मन का निर्माण करने का कारखाना लोथल और चन्हुद्रों से मिला है। यह एक प्रकार के खिलौने का निर्माण करते थे। तो मन का धातुओं के, मिट्टी के, तांबे के, हाथी के दांत के, पत्थरों के, इन तमाम धातुएं और अधातुएं चीजों से मनके का निर्माण किया जाता था। मूर्ति निर्माण तकनीकें, अनेक मूर्तियां पाई गई, छोटी छोटी मूर्तियां जो धातु और अधातु दोनों प्रकार की थी, मिट्टी की भी थी और धातुएं की भी थी। तो मूर्ति निर्माण तकनीक का विज्ञान सिंधु निवासियों को था। अब इन निर्माण तकनीक के बारे में हमने चर्चा कर ली। तो प्यारे बच्चों, अब इसी में लिपि को भी देख लेते हैं। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं, स्क्रिप्ट। अब लिपि क्या है? अब हम जो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हिंदी भाषा ना, हिंदी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन हम जो लिख रहे हैं क्या यह भी हिंदी है? नहीं बच्चों, ये जो है देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है ना। अब स्क्रिप्ट, ये भाषा क्या है? ये अंग्रेजी है, लेकिन हम लिख रहे हैं ये लैटिन भाषा में, लैटिन स्क्रिप्ट में, है ना। तो इस प्रकार से लिपियों के अलग अलग नाम होते हैं। ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि, खरोष्ठी लिपि, अनेक लिपियां प्राचीन काल में पाई गई। लेकिन प्राचीन काल भारत में ब्राह्मी लिपि नहीं बोली जाती थी, प्राकृत भाषा, पाली भाषा बोली जाती थी, संस्कृत भाषा बोली जाती थी। लिपियां अलग होती है, जो हम बात करते हैं वो भाषा होती है और जो हम लिखते हैं वह लिपि होती है। तो बात करना एक माध्यम है और लिपि जो है वो उन माध्यमों को पहुंचाने का काम करता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का भी ज्ञान हुआ है और यह लिपि जो थी वह बुस्ट्रोफेदन कही जाती है। यह लिपि जो है चित्रों के रूप में अंकित है, चाहे वो मछली हो चाहे कोई वस्तु हो, उस रूपों में पाई गई। और यह लिपि जो है बाएं से दाएं, और एक लाइन हो गया, तो ये नहीं कि यहाँ लाइन खत्म हो गया तो फिर यहां से शुरू कर दे, नहीं, अब यहीं से घूम जाता, अब फिर ऐसे घूम जाता, लाइन ऐसे घूम जाता, ऐसे। इस प्रकार से चित्रों को अंकित करके वे अपनी भाषाओं को लिपि के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाया करते थे। तो यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, लिपि मिले चित्रात्मक रूप में पढ़ी नहीं जा सकी, इसीलिए इसे, इस सभ्यता को हम कहते हैं कि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के तकनीक के बारे में अध्ययन कर लिया। अब जो लास्ट अंतिम जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो मुख्य बिंदु है अंतिम, वह है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। अब इतना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ, 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया। हमने बात की थी कालानुक्रम के बारे में, तो हमने जो रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार जो ज्ञात लगा था 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। अब इतने बड़ी सभ्यता का पतन कैसे हो गया? तो किसी भी सभ्यता का पतन होना अचानक नहीं हो जाता है, या किसी भी सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं हो सकता है। पतन के अनेकों कारण होते होंगे। अब एक कारण से कहा जाए कि पतन हो गया तो ऐसा संभव नहीं है। अब विद्वानों का अलग अलग मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो जिन विद्वानों ने जो अपने मत प्रस्तुत किए, उन विद्वानों के मतों को एक बार अध्ययन करके देखते हैं, उसके बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ होगा। तो सबसे पहला जो है वह आग लगना। डी कौशाम्बी विद्वान है, डी कौशाम्बी, इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता आग लगने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। इसके लिए इन्होंने एक साक्ष्य प्रस्तुत किया। सिंधु नदी के किनारे
कोटदीजी में एक घड़ा मिला है और उस घड़े में बालू थे और वहां आग लगने के साक्ष्य प्रस्तुत मिले और घड़े में जो बालू थे वह जल करके काले हो गए थे। तो उसी के आधार पर इनका मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता इस आग लगने के कारण समाप्त हो गया और इसका पतन हो गया। लेकिन क्या यह वास्तविकता के रूप में देखी जा सकती है? अब एक सिंधु घाटी जो 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और एक स्थल कोटदीजी में आग लगती है और उस आग से पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो सकता है, यह मत बिल्कुल ही उचित नहीं लगता। दूसरा, बाढ़ आना। जॉन मार्शल यह आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे और अर्नेस्ट मैके इन दोनों विचारकों का मानना था कि सिंधु नदी के किनारे अधिकांश पुरास्थल पाए गए और सिंधु और उनकी सहायक नदियों में बाढ़ आया करते थे और इस बाढ़ आने के कारण सिंधु नदी घाटी सभ्यता का पतन हो गया। क्या यह मत सर्वमान्य प्रतीत होता है? तो इसके बारे में हम देखते हैं तर्क के आधार पर। अब दुनिया के अधिकांश जो सभ्यता विकसित हुए और जो स्थल जो नगर बसाए गए वह नदियों के किनारे ही बसाए गए थे और नदियों में बाढ़ आने से, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने से वहां की भूमि की उर्वरता बढ़ जाती थी और उससे इनका कृषि उपज भी बढ़ जाता था। तो ये तो उनका मुख्य आधार था और इस आधार पर हम कहें कि पूरे बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, ऐसा बिल्कुल ही उचित नहीं लगता। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं भूतात्विक परिवर्तन। यानी एक विद्वान है जिनका नाम है डेल्स। इनका मानना है कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचल के कारण सिंधु नदी घाटी का मुहाना ऊपर उठ गया। यानी जो समुद्र में सिंधु नदी घाटी जहां मिल रही थी अरब सागर में, तो वहां का मुहाना, वहां का स्थल ऊपर उठ गया पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण और जो नदी का पानी था वह वापस आ गया और वापस आकर के पूरी सभ्यता को बाढ़ में डुबो दिया। अब इनके तर्क का हम लोग खंडन करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि ऐसा हुआ होगा, पृथ्वी का ऊपरी भाग ऊपर उड़ गया होगा मुहाना, तो आज भी वैसा ही न होगा कि फिर नीचे चला गया, वैसा ही होगा ना। लेकिन आज भी मुहाना ऊपर उठा नहीं पाया गया और वैज्ञानिक जो खोजें हुई उस आधार पर भी यह पता लगा कि वहां कभी भी भूतात्विक परिवर्तन नहीं हुआ और इस बात ये इनका बात जो है खंडन होता है। जलवायु परिवर्तन। ऑरेल और गार्डन चाइल्ड इन दोनों विचारकों का मानना है कि सिंधु सभ्यता में जलवायु परिवर्तन हुआ और वहां के लोग धीरे धीरे समाप्त हो गए। अब जलवायु परिवर्तन का इन्होंने जो तर्क दिया वह तर्क था कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों को बनाने के लिए बड़े बड़े चिमनियों और भट्ठों का प्रयोग किया गया और उन भट्ठों से और वनों की कटाई की गई। वनों की कटाई और भट्ठों के प्रयोग से तापमान अधिक बढ़ गया, जलवायु परिवर्तन हो गया जिससे वहां के लोग मर गए। अब बताइए, इनका बात हम खंडन करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि जलवायु बढ़ता है तो मनुष्य पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मनुष्य उच्च तापमान और निम्न तापमान दोनों में रहने के लिए अपनी अनुकूल परिस्थितियां बना लेता है और केवल ईंट के पकाने से जलवायु में परिवर्तन हो गया। आज के दौर में देखें तो औद्योगिकीकरण का युग है, बहुत कंपनियां कारखाने बनाए गए और आज ईंटों की भी अधिक बनाए जाते हैं और जलवायु में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ कि हम लोग मर गए, है ना। तो इस आधार पर उस समय जलवायु में कितना परिवर्तन हुआ रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो जाएगा, यह
बात सर्वमान्य नहीं लगता। आर्यों का आक्रमण, मॉर्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड आर्यों के आक्रमण के बारे में अपना मत प्रस्तुत किए थे जलवायु परिवर्तन में, और आइंस्टाइन ने किया था। मॉर्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड यहां रहेंगे। मोहनजोदड़ो से 42 नर कंकाल एक ही जगह पर पाए गए, और उस 42 नर कंकाल के आधार पर मॉर्टिमर व्हीलर का कहना है कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया और सिंधु घाटी निवासियों को खत्म कर दिया और पतन हो गया। इसके लिए मॉर्टिमर व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारित किया है वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व माना, और 1500 ईसा पूर्व में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है इनके अनुसार, वैसे आर्य भारत में आते हैं 1500 ईसा पूर्व में। और वे ये भी बताते हैं कि आर्यों में इंद्र जो था वह पुरंदर किलों को ध्वस्त करने वाला था, किलों को तोड़ने वाला था, और उन्होंने आर्यों ने इन लोगों को खत्म कर दिया। इनका मानना है मॉर्टिमर व्हीलर महोदय का, जो 42 नर कंकाल का तर्क देते हैं। लेकिन यह भी तो बताना पड़ेगा मॉर्टिमर व्हीलर जी को कि मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त और किस पूरा स्थल में नर कंकाल की प्राप्ति हुई। कहीं नहीं नर कंकाल की प्राप्ति हुई, केवल मोहनजोदड़ो में। और यह भी बताना पड़ेगा कि मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले, बाकी सारे पुरास्थल में कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले। तो यह भी तो हो सकता है कि मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान नहीं थे, बाकी जगह कब्रिस्तान पाए गए हैं, तो वहां पर अंतिम संस्कार की जो प्रथा प्रचलित रही होगी, वहां पर लोगों को एक जगह फेंक दिया गया होगा। ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि कब्रिस्तान थी नहीं वहां पर, और न ही दूसरे स्थल पर और नर कंकाल प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पर इनकी बातों को हम खंडन करते हैं। अगला है महामारी। एक विचारक है केनेडी, U.R. केनेडी इनका पूरा नाम है, U.R. केनेडी। ऐसा नहीं कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति को मान लें, अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है, ये इतिहासकार हैं, ठीक है, पूरा तत्ववेत्ता है। तो U.R. केनेडी का मानना है, ये भी 42 नर कंकाल को आधार मानते हैं। इनका मानना था कि जब बाढ़ वापस जाते थे तो बाढ़ का पानी गड्ढे में भर जाता था, और गड्ढे में भरने के कारण महामारी फैलती, और महामारी मलेरिया जैसी महामारी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। और महामारी के कारण का जो तर्क देते हैं वो भी मोहनजोदड़ो के 42 नर कंकाल को ही देते हैं। लेकिन इन नर कंकालों की हड्डियों का वैज्ञानिक शोध हुआ, जांच हुआ, और वैज्ञानिक जांच में पाया गया है कि इन हड्डियों में कोई भी महामारी के लक्षण नहीं थे। तो इन वैज्ञानिक जांच के आधार पर भी U.R. केनेडी का जो विचार था वह सर्वमान्य प्रतीत नहीं होता। अब है प्रशासनिक शिथिलता। सर जॉन मार्शल इन्होंने पहले बाढ़ को तर्क दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने बाढ़ का तर्क वापस ले लिया, बदल लिया, और इन्होंने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की अंतिम अवस्था में जो सड़कें मिली हैं वह टूटे फूटे मिली हैं, और सड़कों पर ईंटों की भट्टियां पाई गई हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार के जो टूटी फूटी सड़कें मिली है, तो इसका मतलब ये लगता है कि प्रशासनिक शिथिलता वहां पर पाई गई, इनका ये मानना है। अब इस आधार पर ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बताते हैं। और अगला है व्यापारिक गतिरोध। एक विचारक है अल्ब्राइट का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम चरण में, अंतिम अवस्था में जो सड़कें टूटे फूटी अवस्था में मिली है, इसका प्रमाण यह है कि वहां पर व्यापारिक गतिरोध हो गया होगा। यानी व्यापार जो इनका मुख्य व्यवसायिक आधार था, अब उसमें कमी आ गई थी, क्योंकि रोडों की जो टूटी फूटी अवस्था दर्शाती है कि व्यापार अब सही नहीं रहा,
इनका मुख्य जीने का आधार व्यापार अब कम हो गया, इसमें गतिरोधें आ गई और इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का पतन हो गया। तो इन 8 कारणों को हमने अध्ययन किया सिलसिलेवार। इसके आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो अंतिम अवस्था में जाहिर सी बात है कि टूटी फूटी सड़कें पाई गई और व्यापारिक गतिरोध और प्रशासनिक शिथिलता के साक्ष्य भी मिलते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से कह देना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सभी लोग विलुप्त हो गए, हवा में आसमान में चले गए, जमीन खा गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर कभी जन शून्यता नहीं हुई, वहां पर पब्लिक बिल्कुल खत्म हो गए, ऐसा नहीं। क्योंकि पंजाब की पंजाब की रोपण में यह घनी आबादी थी और रोपण में कभी जन शून्यता नहीं हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भी रोपण में लोग मौजूद थे, लेकिन इनकी जो लाइफ स्टाइल थी, जो इनके जीने का तरीका था, इनकी जिंदगी का जो तरीका था वह बदल गया था। यानी ये अब जब जीवन का तरीका बदल गया तो इनकी विशेषताएं बदल गई और इनकी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता से अलग हो गई। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, और पतन तो जरूर हुआ, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के सभी लोग मर गए, समाप्त हो गए, विलुप्त हो गए, आसमान खा गई, जमीन निकल गया, ऐसा नहीं है। बल्कि वहां पर जन शून्यता कभी नहीं आई। उनका मुख्य व्यवसायिक आधार व्यापार था और व्यापार में गतिरोध आया, व्यापार में शिथिलता आई और इसी वजह से उनका लाइफ स्टाइल, उनकी जिंदगी जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग हो गया और सिंधु घाटी सभ्यता से पृथक हो गया। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया और उसमें मुख्य भूमिका प्रशासनिक शिथिलता और व्यापारिक गतिरोध को हम देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने बहुत कुछ चर्चाएं की, 4 वीडियो बन चुके हैं, ये आखिरी वीडियो था। आप सभी वीडियो को देखें और इस चारों वीडियो को आप एक साथ देखें ताकि आपको पूरी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की सारी चीजें समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, मैं आज का टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके और अस्सियां, इस अध्याय को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।